हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आई ट्रूली एंड ऑनेस्टली वेलकम यू ऑल टू दिस वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस एंड the ground for UPSC civil service examination in a successful way। आज हम लोग ऐसे राइटिंग पर बात करने वाले हैं इस स्किल डेवलपमेंट पार्ट में। पिछले कुछ क्लासेस में ये समझने के बाद कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, उसे गहराई में समझने के बाद उसके एंगल को कि ये है, आप वहाँ कैसे फिट होते हैं, वो क्या जज करता है आप में। इन चीज़ों को समझने के बाद अब फाइनली वो वक़्त आ गया है, वो स्टेज आ गया है कि हम ऐसे राइटिंग सीखें कि ऐसे राइटिंग आप करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। उसे अब फ़ॉर्मली सीखने का वक़्त आ गया है। आज से उसकी शुरुआत करेंगे हम लोग अब ऐसे राइटिंग को लिखने के बारे में। तो हम लोग आज ऐसे राइटिंग स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं। ऐसे राइटिंग की बात करें तो इसके लिए 4 लेवल होते हैं, जिसे 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट्स कहिए या 4 लेवल्स कहिए। सबसे पहला स्टेज क्या है? सबसे पहला स्टेज है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड डिमांड ऑफ द एसे। ये सुनकर आपको थोड़ा-सा आश्चर्य भी लगेगा कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ, कि क्या हमें मीनिंग भी समझ में नहीं आएगी ऐसे की। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो है सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम यहाँ मात खा जाते हैं, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ मात खा जाते हैं। वो देखते हैं चीज़ों को सरफेस लेवल पर और सोचते हैं कि हम समझ गए हैं। लेकिन यूपीएससी का जो ऐसे है, वो उसकी गहराई में कुछ छुपा हुआ होता है और यूपीएससी वहाँ आपको ले जाना चाहता है। एक टाइम मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में यूपीएससी जब एग्ज़ाम कंडक्ट करता था अपने, तो ऐसे पूछता था। बीच में उसने छोड़ दिया था, लेकिन वापस से वो ऐसे को लेके आया। इससे आपको ऐसे की इम्पोर्टेंस पता चलेगी और उसकी गहराई भी। यूपीएससी 2 ऐसे पूछता है और 2400 वर्ड्स दोनों को मिलाकर आपको लिखने होते हैं। वहीं बाकी के पेपर्स में जीएस के आप अगर टोटल को काउंट करेंगे तो आपको करीब 4000 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो सोचिए करीब आधे, आधे ही लिखने होते हैं तो सोचिए कि कितना चैलेंजिंग होता होगा। प्लस एक और बड़ी बात, यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है, तो एसे का पेपर जिस दिन होता है, उस दिन सिर्फ़ एसे का पेपर होता है और दूसरा कोई पेपर नहीं होता। लेकिन बाकी एग्ज़ाम्स में जीएस के 2-2 पेपर साथ में लिए जाते हैं, लेकिन एसे का एग्ज़ाम अकेला लिया जाता है। इससे आपको एसे की गहराई, इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, कुछ तो इसमें है छिपा हुआ। तो इसके हर पार्ट पर आपको बहुत गहराई से काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको मीनिंग समझना है, जो गहराई में समझना है कि जिस पर वो मीनिंग जिस पर आपको अपना ऐसे फ़ॉर्म करना है, वो वाला। मीनिंग एंड डिमांड ऑफ द ऐसे, कि मीनिंग तो समझ गए, लेकिन यूपीएससी का डिमांड क्या है यहाँ पर? आपको यहाँ पे एक सिविल सर्वेंट के माइंड के हिसाब से सोचना होगा, क्योंकि ऐसे मैंने आपको बताया था कि आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आप क्या हैं, वही आप ऐसे में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ मैदान खुला हुआ है। आप जहाँ से चाहिए फैक्ट्स लाइए, कंटेंट्स लाइए और लिखिए। कोई स्ट्रिक्ट लिमिट नहीं है इसमें कि आपको यही फैक्ट या यही कंटेंट लिखना है, जैसे जीएस के क्वेश्चंस में होती है। जिस टॉपिक पर पूछा गया उससे संबंधित फैक्ट और कंटेंट ही डालने होंगे आप कहीं और से नहीं लिख सकते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं।
तो आपको दोनों चीज़ का समझना है, ये मीनिंग और डिमांड क्या होता है, इन सब चीज़ों पर बाद में हम लोग बहुत गहरे प्रैक्टिकली आएँगे। अभी तो मैं बस आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, फिर तो हम लोग उस पर फॉर्मली आएँगे, सारे पार्ट्स पर आएँगे। सेकंड स्टेज, रफ वर्क। अब आप समझ गए कि मीनिंग क्या है, डिमांड क्या है। अब ऐसे लिखने के लिए आपको रफ वर्क करना होता है, आप जानते हैं। क्योंकि अगर इसे आप दिमाग में करने की कोशिश करेंगे, ऐसे बड़ा लिखना होता है, उसके लिए उसके स्टेजेस आपके सामने होने चाहिए, तो रफ वर्क ज़रूरी है। माइंड में करेंगे तो आप खो जाएँगे या ऊपर-नीचे हो जाएगा चीज़ सब, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। फिर ऐसे राइटिंग स्ट्रैटेजी जो है उसकी वो फ़ेल हो जाएगी, वो सॉलिड नहीं बन पाएगी, जैसा ऐसे फ्लो में होना चाहिए वो नहीं होगा, चीज़ें इधर-उधर हो जाएँगी, बिखर जाएँगी। तो रफ वर्क इसका सेकंड पार्ट है। रफ वर्क में क्या? डायमेंशंस, कि किन-किन डायमेंशंस को आप यूज़ करने वाले हैं। सब्जेक्टिव डायमेंशंस यूज़ करेंगे या पर्सनैलिटी बेस्ड डायमेंशंस यूज़ करेंगे। मतलब यूँ समझिए कि पॉइंट्स, किस टाइप के पॉइंट्स आप ऐसे में लिखने वाले हैं वो। तो डायमेंशंस को समझना। फिर वो आपको रफ वर्क में क लिखना होगा कि किन-किन डायमेंशंस को आप यूज़ करेंगे। कैसे फैक्ट्स यूज़ करेंगे? फैक्ट्स आप जानते हैं डेटाज़ को मैं कहता हूँ और अलग-अलग चीज़ों पर अलग-अलग तरह के फैक्ट्स जैसे वुमेन से संबंधित कुछ फैक्ट हो गए या फिलॉसॉफिकल ऐसे है तो ह्यूमन से संबंधित कुछ फैक्ट्स हो गए एंड रेफरेंसेस कि किसी ने कोई रिपोर्ट दी, किसी ने कुछ कहा स्पेशल इंसान ने, तो उसे आप यहाँ कोट कर सकते हैं, तो वो रेफरेंसेस और साथ में इसी रेफरेंसेस में मैं कोट्स की भी बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आपको रफ वर्क में लिखना होगा। फिर इसी में रफ वर्क में ही चूज़ द बेस्ट वन्स। अब आपने बहुत सारे डायमेंशंस लिखे, फैक्ट्स एंड रेफरेंसेस लिखे, लेकिन ऐसे की वर्ड लिमिट है। उस वर्ड लिमिट में अब मान लीजिए आपने 20 डायमेंशंस लिख दिए, लेकिन बीसों अगर आप यूज़ करेंगे तो वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने डायमेंशंस में, कितने फैक्ट्स और रेफरेंसेस में आप उस लिमिट को छू लेंगे जो ऐसे के लिए चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट आपको चूज़ करना है जो उसमें बेस्ट होगा, जो आपने लिखा है उसमें से बेस्ट होगा। क्योंकि वहाँ देखिए, वहाँ जल्दी करना होता है चीज़ें, तो आप बहुत सारी चीज़ें लिखते जाएँगे, उतना सोचने का आपके पास टाइम नहीं होता है। इसकी प्रैक्टिस बहुत आपकी पहले हो जाएगी, वो हम लोग करेंगे ही, तो आप सीख जाएँगे कि कैसे क्विकली बेस्ट ही लिखा जाए वहाँ पे। तो उसमें बेस्ट में से भी बेस्ट आप चूज़ करना होगा आपको। फिर अरेंज देम प्रायोरिटी वाइज़। अब आपको रफ वर्क में ही प्रायोरिटी वाइज़ उसको अरेंज करना होगा। ये सेकंड स्टेजेज़ में रफ में ये सब पार्ट्स होते हैं। प्रायोरिटी वाइज़ क्यों? जैसे आपको याद होगा मैंने आंसर राइटिंग क्लास में भी ये बात कही थी कि चीज़ें लाइन बाय लाइन होनी चाहिए। पहले किसे आना चाहिए, फिर किसे आना चाहिए, फिर किसे आना चाहिए। अगर आप ऊपर-नीचे करके लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्रिकेट का मैच है, मैंने आंसर राइटिंग में भी ये एग्ज़ाम्पल दिया था, यहाँ भी मैं वही देना चाहूँगा। क्रिकेट का मैच, आप सोचिए जब तेंदुलकर सहवाग खेलते थे। अब मान लीजिए तेंदुलकर सहवाग को लास्ट उतारा जाता है और ज़हीर खान, आशीष नेहरा जो बॉलर्स हैं मतलब यूँ समझिए बैट्समैन को लास्ट उतारा जाए, जब बैटिंग कर रहा हो इंडिया और जो बॉलर्स हैं इंडिया के उनको ओपनिंग उतार दिया जाए शुरुआत में, तो उस मैच की क्या स्थिति होगी? वही बात है। तो आपके ऐसे की भी वही स्थिति हो जाएगी अगर आपने प्रायोरिटी वाइज़ अरेंज नहीं किया तो। एक फ्लो होना चाहिए। थर्ड स्टेज, अब रफ वर्क के बाद होती है स्ट्रक्चरिंग ऑफ एसे, कि अब आप जिस अंदाज में लिखने वाले हैं उसका स्ट्रक्चरिंग करें, आप अपने माइंड में स्ट्रक्चरिंग करें कि हाँ इस अंदाज से मैं लिखूंगा, उसका जो बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है। अब देखिए ऐसे लिखने के कई तरीके हैं। आप हर जितने भी स्टूडेंट्स बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, आप सबका ऐसे भी पढ़ेंगे ना तो हर में आपको अलग-अलग चीज़ें मिलेंगी। किसी भी 2 इंसान का ऐसे सेम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आप खुद ही एक ही ऐसे को 2 बार लिखिए, कुछ ना कुछ डिफ़रेंस आ जाएगा। तो ल होना क्या चाहिए?
आपको देखिए अब ऐसे लिखने के कई तरीके हैं, लेकिन यूपीएससी के माइंड और डिमांड को समझते हुए जो बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है एक ऐसे लिखने का, क्योंकि ऐसे बहुत स्कोरिंग पेपर भी है और वहीं पे अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ, तो सबसे लो स्कोरिंग पेपर भी ऐसे ही है। आपको बहुत कम मार्क्स मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स भी इसी में ही मिल सकते हैं। तो आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको एक बेस्ट पॉसिबल वे जो हो सकता है, वैसा एक ऐसे का स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है और उसी अंदाज़ में अपने स्ट्रक्चर को फ़ॉर्म करना है और उस वहाँ फ़ॉर्म किया आपने उसके बाद पुट द फाइनल रफ वर्क इन द स्ट्रक्चर। अब आपको करना ये होता है कि जो आपने रफ वर्क के फाइनल स्टेज जो आपने जो जहाँ तक आप पहुँचे रफ रफ में, एक पहले तो आप लिखेंगे, फिर प्रायोरिटी वाइज़ अरेंज करेंगे, तो फाइनली आप पहुँचे वहाँ तक। तो अब उसको इस स्ट्रक्चर में आपको पुट करना होता है और फोर्थ स्टेज जो लास्ट स्टेज है फाइनल, राइट द एसे विदिन स्ट्रेटेजिक वर्ड लिमिट एंड टाइम। अब ये स्ट्रेटेजिक वर्ड लिमिट एंड टाइम क्या है? यहाँ शॉर्ट में मैं अभी चीज़ों को बता रहा हूँ। अब देखिए आपको 1000 टू 1200 वर्ड्स में लिखना होता है ऐसे। तो हम 1200 वर्ड्स में क्यों लिखने जाएँ? 1000 ही क्यों ना लिखें? 1000 में ही बेस्ट क्यों ना लिख दें? एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो 1000 वर्ड में ही कैसे बेस्ट समेट लिया जाए, उसी को मैं स्ट्रैटेजी कह रहा हूँ, स्ट्रैटेजिक वर्ड लिमिट। आप बेमतलब अपना समय ना खराब करें और एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। विदिन आप ऐसे ट्रेन करें अपने आप को कि विदिन वो 1000 वर्ड लिमिट ही अपने आप को आप बेस्ट ऐसे को प्रेज़ेंट करने वाले बना दें। एंड टाइम, टाइम का बहुत महत्व होता है यहाँ पर। अब देखिए कुछ इसकी टेक्नीक ऐसी है ऐसे की, बहुत रिसर्च के बाद ये चीज़ मैंने पाया है कि आप दोनों ऐसे जो आप लिखेंगे उसमें एक जैसा टाइम नहीं दे सकते। वहाँ कुछ डिफरेंसेस होती हैं, उसकी स्ट्रेटजी पर हम लोग बात करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों अलग-अलग टाइप के ऐसे होते हैं। एक फिलॉसॉफिकल होता है और एक सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव काफ़ी कुछ आपने तैयार किया होता है मेंस के लिए, तो वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। लेकिन फिलॉसॉफिकल पार्ट जो होता है ऐसे का, वो ऐसे होता है ऐसा होता है कि आपको लगेगा ना मैंने कभी सुना, ना मैंने कभी देखा, ये कहाँ से आ गया? ऐसा कुछ फीलिंग आएगा आपको। तो उसमें सोचने में थोड़ा वक़्त ज़्यादा लगता है। तो उस कॉम्बिनेशन को कैसे टाइम के फ़ॉर्म किया जाए कि आपका दोनों ऐसे भी पूरा हो जाए अच्छे से और कोई दिक्कत भी ना हो, तो वो स्ट्रैटेजिक वर्ड लिमिट, स्ट्रैटेजिक टाइम जो होगी, वो आपका फाइनल होगा राइटिंग ऑफ एसे। ये 4 पार्ट्स, 4 स्टेजेस होते हैं एसे राइटिंग की। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फ्रेंड्स अब हर स्टेज को प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे। हर पार्ट पर मैं बात करूँगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और इसे प्रैक्टिकली अब हम करेंगे और फाइनली अल्टीमेटली वो दिन भी आएगा जब मैं खुद आपसे कहूँगा कि हाँ, अब आप एक सॉलिड एसे लिखने के लायक बन गए। मुझे अपने वो दिन याद हैं, जब मैंने ये सोचा था कि मैं ये चीज़ करूँगा, तो अब मुझे सीखना था। ऐसे मैंने शुरुआत में कोशिश की खुद से लिखने की, तो इतनी हँस अभी मैं वो पढ़ता हूँ अपने ऐसे ना, इतनी हँसी आती है मुझे, मैं क्या कहूँ। मैं खुद से ही कहता हूँ कि तुम कैसा बेवकूफ़ी भरा ऐसे लिखा है। ज़ोर-ज़ोर से हँसने का मन करता है उस ऐसे पर। उन्हीं एसेज़ को मैंने अब पूरी तरीके से जब सीखा, उसके अलग-अलग चरण से मुझे गुज़रना पड़ा। वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें तो आएँगी ही। मैं नहीं चाहता कि मैं बातों से अपनी बात करूँ, मैं चाहता हूँ कि लर्निंग के माध्यम से मैं अपनी बात करूँ। वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना बेकार बात होती है, ऐसा करना बेवकूफ़ी ही है। मैं चाहता हूँ मैं ना बोलूँ, मैं जो चीज़ें करूँ यहाँ बोर्ड पर वो चीज़ें बोलें आपसे। तो फाइनली वो दिन भी आएगा जब मैं आपसे ये बात कहूँगा कि अब आप ऐसे लिख सकते हैं बेस्ट ऐसे। तो वही मैं कह रहा था कि अब बाद में सीखने के बाद भी मैंने उन एसेज़ को लिखा, तो सैटिस्फैक्शन मुझे मिली। तो उसके बाद ही मैं ये कर सका।
तो फ्रेंड्स इन सब पर बातें करेंगे, सॉलिड बातें करेंगे और हर एक स्टेज से गुज़र कर उसमें अपनी सॉलिड ट्रेनिंग करके हम लोग वहाँ तक भी पहुँचेंगे जब यूपीएससी जो एसेस देता है, उसे हम लोग बिना किसी डिफ़िकल्टी के लिख सकें और कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकें। इतना भरोसा हो हमें कि जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ऐसे का, तो पता हो कि वो जो पूछने वाला है ना, उसकी ट्रेनिंग मैंने उसको समझने की, सीखने की, लिखने की ऐसे की है कि मैं अपने उस स्ट्रक्चर में तो ढाल ही दूँगा चाहे जैसा भी हो। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर मिलेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच।